आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पे PYQ को ध्यान में रख के क्लासेस चलती है। हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को पढ़ रहे हैं। सन 2021 में कोई पेपर नहीं हुआ था। हम लोगों ने सन 2022, 23 और 20 के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लिया है। हम लोग सन 2019 के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को पढ़ रहे हैं। साथ में ही हम लोगों ने जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, पवन, राजल, अग्रवाल, इन सभी को अच्छे से पढ़ लिया है। हम लोग वेरी शॉर्ट प्रश्नों को भी पढ़ चुके हैं। अब साथ में हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कर रहे थे। बीच में हमारी क्लासेस बंद हो गई थी, लेकिन आज से हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। आपको 2 क्लासेस मिलेगी और आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। हम लोग सन 2019 के हिंदी के पेपर को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा पढ़ लिया, नवीन प्रयास पढ़ लिया, साइंस का पढ़ लिया। आज हम लोग हिंदी के प्रश्न पत्रों को पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से प्रश्न पत्र बहुत पूछता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। यहाँ पे समय गलत लिखा हुआ है। समय 1 घंटा होता है और ये पूर्णांक जो होता है ये 25 नंबर का होता है, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 6 वेरी शॉर्ट रहते हैं, 7 लॉन्ग रहते हैं। 25 में आपको 12 नंबर लाना ज़रूरी रहता है। अगर आप 12 नंबर से कम लेके आएँ तो आपका बैक लग जाएगा। तो आप लोगों का बैक ना लगे इसलिए आप पढ़िए, क्योंकि दिसंबर चल ही रहा है। आज दिसंबर में 8 तारीख हो गया है और जहाँ तक है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लगातार चीज़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे, तभी आप चीज़ें समझ पाएंगे। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सन 2021 के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों की और सन 2022-23 की, तो आप उसको देखिए। और सन 2019 का कंप्लीट होने के बाद मैं इसका भी प्लेलिस्ट बना दूंगी और आप लोग जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देख लीजिए, क्योंकि बहुकल्पीय प्रश्न अगर आपके अच्छे से तैयार हैं तो उसके साथ साथ आप वेरी शॉर्ट भी कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पूछता है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। ये मैंने क्वेश्चन देखा है कि कई बार रिपीट हुआ है और ये आपके बीटीसी में ही नहीं, ये आपके सुपर टेट, टेट, सीटेट, बहुत बच्चों ने सीटेट का फॉर्म भर रखा है तो उसमें शुद्ध लिखने के लिए आता है। वाक्य वो क्या होता है कि सेंटेंस सही लिखिए। ये क्या होते हैं, जो कवि लिखा रहता है इसका क्या होता है, कवयित्री होता है। कवयित्री होता है, इसमें कवयित्री की जो स्पेलिंग रहती है वो मिसप्रिंट रहती है, मतलब गलत रहती है। तो जो गलत वो स्पेलिंग रहती है उसको आप सही लिखना रहता है। तो ये बहुत पूछता है कि कवयित्री को आप शुद्ध लिखिए। तो शुद्ध मतलब सही करके लिखना रहता है और गलत लिखा रहता है तो आप सही लिखना रहता है। तो आप इसको देख लीजिए। और वैसे कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवयित्री हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लगा देते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिए। व्याकरण में वचन का जो सही अर्थ है, वचन का सही अर्थ क्या होता है, संख्या होता है। क्योंकि हम लोग बोलते ही ऐसे हैं कि एक वचन बहुवचन, यानी हम संख्या के ही बारे में, या तो संख्या एक होगी या बहुत सारी होगी, बात तो हम लोग संख्या की कर रहे हैं ना, इसलिए वचन में संख्या का बोध होता है। नेक्स्ट हम लोग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछने का चांस है, इसको आप याद रखिए। मरकट का पर्यायवाची, तो मरकट का पर्यायवाची क्या होता है, बंदर होता है। क्या होता है, बंदर होता है। देख लीजिए और भी होता है, कपि, शीश, वानर, शंख, मिग्र, ये सब क्या है, मरकट के पर्यायवाची। लेकिन ज़्यादातर आपके एग्जाम में यही पूछता है कि मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो मरकट का क्या है, बंदर है। आप इसको याद रखिए। सॉरी। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा, जाति, जिसमें जाति का पता चले। जातिवाचक संज्ञा क्या है, अगर हम बात करें ममता, अगर ममता एक लड़की का भी नाम हो सकता है ना, तो आप इसको व्यक्तिवाचक में भी रख सकते हैं, है ना, व्यक्तिवाचक भी हो गया। और ममता भाव भी होता है, जैसे माँ की ममता होती है, बहन, मतलब किसी की भी ममता आप मान लीजिए, तो इसको हम लोग फील भी करते हैं। तो ये भाववाचक भी हो सकता है और क्या होता है, व्यक्तिवाचक भी होता है। रमेश नाम ही है किसी का, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया।
अच्छाई, ये हम लोग भाववाचक में ही हो गया ना कि ये अच्छा है बुरा है, ये हम लोग के अंदर से भाव आते हैं। लेकिन पुस्तक, पुस्तक क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। इसमें सभी पुस्तक आ गए, वो हिंदी के भी हो गए, इंग्लिश के हो गए, मैथ के भी हो गए, हिस्ट्री ज्योग्राफी, सारे पुस्तकों के बारे में बात कर दी गई। किसी एक पुस्तक के बारे में नाम लेके अगर बोल दिया जाता तो वो पुस्तक व्यक्तिवाचक में चला जाता है ना, लेकिन उसने पुस्तक खाली कहा, इसलिए ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। नेक्स्ट, फा का उच्चारण स्थान क्या है, फा का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। मैंने आप लोग को बताया था, याद भी कराया था कि KTM 2, KTM 2 से आप इसको याद कर सकते हैं, कंठ तालु, है ना, कंठ तालु मूर्धन दंत, और क्या होता है, ओष्ठ होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपने टेट और दिया होगा तो आप लोगों को पता ही होगा कि कचट तप हिंदी में क्या होते हैं, 25 कचट तप। 25 क्या होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं। 25 क्या होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं, और हम लोग उसको याद कैसे करते हैं, कचट तप से याद करके रखते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। सॉरी, तबीयत नहीं से इसलिए आप लोग की क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, बट मैं आज से आप लोग की क्लास को कंटिन्यू करूँगी। आज से आप लोगों को 2 क्लासेस रेगुलर मिलेगी जैसे आप लोगों को मिल रही थी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपने उन सभी फ्रेंडों को शेयर करिए जो BTC कर रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जो सही है वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। हाँ, जो चीज़ें गलतियाँ हो रही हैं उसको सुधारा भी जा रहा है, और आप लोग सहयोग करिए। धीरे धीरे सारी चीज़ें अपनी लाइन पे आ जाएगी। और आज से आप लोग तैयारी अभी भी नहीं पढ़ना शुरू क्यों तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है। आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, आप अभी से ही एक एक दो दो वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए। गारंटी है कि एग्ज़ाम तक आप लोगों की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और आप अच्छा नंबर भी लेके आएंगे। लेकिन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तभी आप। लास्ट टाइम में क्या होता है कि एग्ज़ाम के 3 दिन बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, हम 3 दिन में तो सब कर लेंगे। हाँ, कर तो लेते हैं, बस कर उतना ही पाते हैं कि 25 में अगर 12 नंबर लाना रहता है तो किसी तरह 12 नंबर तक पहुँच जाते हैं। मैं तो 12 नंबर कर आया हूँ, और बाद में सोचते हैं अगर एक भी नंबर कटा तो बैक लग गया। उन्हीं बच्चों का बैक भी लगता है, लेकिन जो बच्चे कंटिन्यू लगे रहते हैं उनको तो कोई टेंशन ही नहीं रहती है बैक लगने का, और अच्छे खासे परसेंटेज भी लेके आते हैं। बच्चों का आया भी है 90+ परसेंटेज, अच्छा खासा होता है, और बहुत ईजिली लाया भी जा सकता है। तो अभी से आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बिना किसी लापरवाही के। और जो बच्चे CTET का फॉर्म भर रखे हैं वो भी अपना पढ़ें, क्योंकि आज 8 तारीख हो गया, 4 दिन बाद आप लोगों का एग्ज़ाम है, 5 दिन बाद, और आप लोग अच्छे से पेपर दे के आइए। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और टेंशन मत लीजिए, बस बच्चे को भगवान मान लीजिए और कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रखिएगा, आराम से आप लोगों का CTET हो जाएगा। नेक्स्ट, जो हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि सम उपसर्ग में बनने वाले 2 शब्द क्या है, तो सम उपसर्ग बनने वाले से 2 शब्द क्या है, संयम संयोग। उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आगे लगता है, और ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है कि आदि, शब्द के आदि में लगने वाले शब्द को क्या, आदि में लगने वाले शब्द क्या कहते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय। आप याद रखिएगा, जो आदि में लगेगा वो उपसर्ग होगा, जो अंत में लगेगा वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय होगा। ये बहुत कंफ्यूजन करता है, क्वेश्चन गलत भी करा देता है। आप इसको देख लीजिएगा एक बार फिर से कि सम उपसर्ग में बनने वाले 2 शब्द संयम संयोग उपसर्ग, वे शब्द जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ की विशेषता बताते हैं, उनके अर्थ को बदल देते हैं, वे क्या हैं, उपसर्ग हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ये क्वेश्चन टेट सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बच्चे सन 2021 में किए होंगे टेट वो जानते होंगे कि ये क्वेश्चन शायद पूछा भी था कि प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता था, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग के टेट सुपर टेट में आना ही आना है, चाहे जब भी आप टेट सुपर टेट दें। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है क्योंकि इनकी रचनाएं प्रकृति पर ही आधारित थी। आप इसको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद, ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मंगलसूत्र जिसका है वो भी इम्पॉर्टेंट है, प्रेमचंद की है शायद है। गबन गोदान मुंशी प्रेमचंद की ही तो ये सारी है ना, आप इन सब चीज़ को याद रखिए।
सॉरी, क्लास बहुत डिस्टर्ब हो रही है, तबीयत नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंधे की लकड़ी होना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंधे की लकड़ी होना आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। क्या होता है? एकमात्र सहारा। वाक्य, मोहन अपने बूढ़े माता पिता का क्या था? अंधे की लकड़ी था, मतलब इकलौता सहारा था। प्रसंगचित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यह तत्पुरुष समास। जिस समास पद में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो वहां तत्पुरुष होता है। जैसे युद्ध क्षेत्र, गरुण, गुरु दक्षिणा, यश प्राप्त आदि प्रसंगोचित में तत्पुरुष समास है। आप इसको देख लीजिएगा। आप ये छत्र ज्ञा क्या होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। आप इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये पूछता है कि कैसे बनते हैं, किस किस योग से बनते हैं। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। आप नहीं तो क्लास प्रॉपर देखिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से। तो का और शा के योग से क्या बनता है? शा बनता है। आप देख लीजिएगा। संज्ञा किसे कहते हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते होंगे कि संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, भाव, गुण, क्रिया को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिसका भी हम नाम दे सकते हैं ना, नाउन ही तो संज्ञा है ना। संज्ञा व्यक्ति किसी स्थान, भाव, गुण, क्रिया, द्रव अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। उदाहरण, पशु क्या हो गया? जात में आ गया। सुंदरता गुण, व्यथा भाव में आ गया। मोहन व्यक्ति हो गया। दिल्ली स्थान, मरना क्रिया हो गई। ये 5 प्रकार के होते हैं। आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। जातिवाचक किसी व्यक्ति, स्थान, भाव, विचार, गुण, ये क्या है? जाति है। उदाहरण, कुत्ता, लड़का, ये सब क्या है? जाति है। व्यक्तिवाचक किसी का आप स्पेशली नाम बता दे रहे हैं, ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। भाव में गुण आ जाते हैं ना। द्रव्यवाचक में क्या हो जाता है? नाप तोल की बात हो जा रही है। समूहवाचक एक ग्रुप की बात हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी शिक्षण की उपयोगिता, उद्देश्य, इससे क्वेश्चन आता जरूर है। कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या है? कि कहानी शिक्षण एक प्रभावी शिक्षण विधि है जो छात्रों को विभिन्न विषयों और अवधारणाओं को सीखने में मदद करती है। यह शिक्षण को रोचक और मनोरंजक बनाता है और छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। कहानी शिक्षण की उपयोगिता में मुख्य बिंदु क्या है? निम्नलिखित है। देखते हैं हम लोग क्या है। रुचि और ध्यान आकर्षित करना, अवधारणाओं को समझने में मदद करना, नैतिक मूल्यों को सिखाता है, श्रमिकता और कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, भाषा शक्ति में सुधार करता है, भाषा कौशल में क्या करता है? सुधार करता है। आप इसको देख लीजिएगा। उपसर्ग प्रत्यय को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख लीजिएगा। 1 सेकेंड। उपसर्ग प्रत्यय क्या है? मैंने आपको बताया कि जो शब्द, उपसर्ग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है ना। उप प्लस सर्ग प्रत्यय शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस है। उपसर्ग शब्द प्रारंभ में जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ बदलता है, नया अर्थ बनता है ना। प्रत्यय शब्द का रूप बदलता है और क्या होता है? नया रूप देता है। आप इसको अपनी भाषा में बहुत ही आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। पूर्ण विराम आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि पूर्ण विराम से एक क्वेश्चन आता जरूर है। पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर। पूर्ण विराम तथा अल्प विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? कि जब कोई शब्द खत्म हो जाते हैं ना, पूर्ण विराम का उपयोग वाक्य के अंत में किया जाता है ना। अल्प विराम का उपयोग वाक्य के बीच में किया जाता है ना। यह दर्शाता है कि वाक्य में एक छोटा सा विराम चाहिए। और पूर्ण विराम यह दर्शाता है कि वाक्य को पूर्ण हो गया और अगला वाक्य शुरू हो रहा है। पूर्ण विराम हमें अगला वाक्य शुरू होने को बताता है, जबकि अल्प विराम हमें क्या कह रहा है? कि रुकने के लिए, थोड़े से ठहराव के लिए, कि हाँ ठहरिए, उसके बाद आप बोलिए। ये चीज़ें बताता है। आप इस बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। 1 सेकेंड। क्लास ऊपर नीचे हो जाती है, बहुत दिक्कत होता है। उपसर्ग प्रत्यय हो गया था ना, और पूर्ण विराम अल्प विराम हो गया था। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? हिंदी में शिक्षण में मौन वाचन पर महत्व एवं प्रकाश डालिए।
हिंदी शिक्षण में मौन वाचन का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ एक ऐसा कौशल है जो छात्रों में भाषा का अर्थ और भाव को समझने में मदद करता है। मौन वाचन का महत्व निम्नलिखित है। यह पढ़ने में की गति में वृद्धि। अगर आप कोई चीज़ मन में पढ़ना है तो गारंटी है कि आप उसको ज़्यादा तेजी से पढ़ सकते हैं, या आप एक बार खुद पढ़ के देख सकते हैं। बेहतर एकाग्रता। आप कोई चीज़ मन में पढ़ रहे हैं और आपने अगर जरा सा भी अपना ध्यान भटकाया तो आप भूल जाएंगे कि आप पढ़ कहाँ रहे थे। इसलिए आप पूरे कॉन्सेंट्रेट होके उस चीज़ को ध्यान से पढ़ते हैं। समझ में वृद्धि। अगर आप कोई चीज़ ध्यान दे के पढ़ रहे हैं तो इससे आप समझ भी आपकी अच्छी होगी। शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। और क्या होता है, आत्मविश्वास में। अगर आप कोई चीज़ें ध्यान से पढ़ रहे हैं बिना इधर उधर दिमाग लगाए तो इससे क्या हो रहा है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं ना, आपके शब्द भंडार में वृद्धि हो रही। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझ लिया तो ऑब्वियसली कि आपका क्या होगा कि आप मोटिवेट होंगे। हाँ, कि मुझे ये चीज़ें आ रही है और मैंने इस चीज़ को क्या किया, बेहतर से समझा है, चीज़ों को किया है, मैं इसके बारे में जानता हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तुम, आप, हम, उसका आदि, ये सब क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और पूछा क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ना, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पूछा क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष तथा अन्य किसी व्यक्ति पुरुष के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं। उत्तम पुरुष का उदाहरण, मेरे चाचा फौजी हैं। उत्तम पुरुष के उदाहरण, तुम लोग कहाँ गए थे। अन्य पुरुष का उदाहरण क्या है कि मेरा और उसका कोई संबंध नहीं है। आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है ये इस वीडियो का, कि किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। किसी एक भी चीज़ पे आप 15 अगस्त, 26 जनवरी, किसी पे भी आप लिख सकते हैं। हमने अपने 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाया है। यह एक ऐसा दिन है जो हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने देश की आज़ादी दिलाने के लिए अपना कुछ बलिदान किया। और एक ऐसा दिन है जो अपने स्वतंत्रता की किस्मत को समझने और उसकी रक्षा करने की प्रेरणा देता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा और अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग सन 2019 के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को कर रहे हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग सन 2018 का करेंगे, फिर 17, फिर 16 तक मैं सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को कराऊंगी। और अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देख के ऐसे मत जाया करिए, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। आपकी लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।